Let us start with today's topic, perspective of MSc Mathematics. Now, the term perspective means कुछ ऐसी चीज जो होने के लिए थ्री डायमेंशन में है, फोर डायमेंशन में है, लेकिन हम उसको कंस्ट्रेंट करते हुए हाँ टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एमएससी के जो 2 साल हैं, वो 2 साल को फेस करने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद जो आपके अनुभव होंगे, वो 2 साल की चीजें बताने के लिए कम से कम आपको 2 महीने, 2 हफ्ते या 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो आप फील करने वाले, फेस करने वाले, इन्हें 1 घंटे में आपके साथ रखना, ये थोड़ा चैलेंजिंग वर्क है, बट कोशिश करते हैं। सो ऑल द ऑडियंस, बी रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक। कुछ भी पॉइंट यदि ऐसा लगता है जो शायद आपके काम आ सकता है, तो उन्हें नोट डाउन करते रहिएगा। और एक पेज, A4 साइज पेज या जो भी पेज आपके पास अवेलेबल हो, वो पेज की तैयारी करके रखिएगा। बीच में एक एक्टिविटी भी हम करेंगे उस पेज से रिलेटेड। सो बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये अपने आप में एक गुड फीलिंग आती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम शिवाजी साइंस कॉलेज। यदि आप एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स और एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसका मैथमेटिक्स नहीं है, ऐसे दो स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यस, दिस इज स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। रीजंस क्या होंगे? तो रीजंस, उसका जो टॉकेटिव पैटर्न होगा, उसका जो रीजनिंग स्किल होगा, एनालिसिस स्किल होगा, इमेजिनेशन पावर जो लिया हुआ होगा, वो बाकी के लोगों से थोड़ा डिफरेंट जरूर होगा। यदि ये सारी चीजें हम अपने आप में महसूस करते हैं, तो से यस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आप में से जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली ग्रेजुएट हो गए हैं, तो 3 साल का आपके साथ एक्सपीरियंस है। कुछ स्टूडेंट्स बीएससी के भी हो गए यहाँ पर, तो उन्होंने ऑलरेडी 11th 12th मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। तो इन ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो बी प्राउड ऑफ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स पढ़ तो रहे हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स? कई बार ऐसा देखने में आता है कि कॉम्बिनेशन होने की वजह से, अब जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स चूज किया है, बेसिकली दिस टॉक इज अरेंज फॉर एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट, लेकिन गैदरिंग में जैसा कि मैडम ने बताया कि बीएससी के स्टूडेंट्स भी जो फ्यूचर में एमएससी मैथमेटिक्स करने वाले हैं, उनको भी एक पाथवे मिलता है, ताकि वो अपना इंटरेस्ट अभी से डेवलप कर सके और आने वाले समय के लिए अभी से तैयार रहें। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए अभी जो थोड़ी देर पहले हमने क्वालिटीज की बात की, वो तो है ही है। एंड साथ में जब हम हमारे लेफ्ट लोब और राइट लोब की बात करते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब, तो यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के साथ जो एनालिसिस पावर का यदि हम इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिविटी इज पार्ट ऑफ आर्ट साइड, और रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस मैथमेटिक्स साइड। ये जब दोनों का बैलेंस होता है, क्रिएटिविटी प्लस रीजनिंग, क्रिएटिविटी प्लस एनालिसिस, आर्टिस्टिक व्यू प्लस एक्सप्लेनेशंस, कन्विंसिंग एबिलिटी, तो हमारी जो लाइफ होती है वो बैलेंस्ड होती है। ये जो बैलेंसिंग चाहिए लेफ्ट लोब और राइट लोब का, दिस इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। मैथमेटिक्स कई मायने में इसको बैलेंस करने के लिए हमारी हेल्प करता है। मैथमेटिक्स में जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, वो सिलेबस पढ़ने के साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट के प्रूफ, थ्योरेटिकल थ्योरम्स, प्रूफ, प्रॉब्लम्स, तो ये सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी थिंकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक प्रॉब्लम, अनसॉल्व प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना शुरू किया, पता नहीं उसका आंसर क्या आने वाला है। जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं, वो टूल्स अप्लाई करते गए और प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक पेज हो गया, 2 पेज हो गया, और जब आंसर, फाइनल आंसर तक आ जाए, अब वहां दो सिचुएशन हो सकती है। फाइनल आंसर यदि आपको बताया जाए कि आपका करेक्ट है, तो आप अपनी फीलिंग्स ऑब्जर्व कीजिएगा।
आपकी उस समय फीलिंग्स क्या होती है कि इतनी मेहनत की आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और वो प्रॉब्लम करेक्ट सॉल्व हुआ विदाउट एनी मिस्टेक। तो उस समय की फीलिंग। और दूसरी, आपने इतनी मेहनत की और जो लास्ट में आंसर आया, वो आंसर आपको बताया गया कि ओ सॉरी दिस इज रॉन्ग आंसर। तो उस समय की आपकी फीलिंग्स। तो मैथमेटिक्स लर्निंग अटैच विद द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। जब फीलिंग्स की बात आती है, ह्यूमैनिटी की बात आती है, तो डायरेक्टली मैथमेटिक्स इज पार्ट ऑफ साइंस, बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ब्रांच ऑफ आर्ट्स ऑल्सो। तो इन टोटल इट बैलेंस अवर पर्सनालिटी। दैट शुड बी अवर पर्पस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। पढ़ने के बाद जो डिग्री हमको मिलेंगी, डिग्री से जो हम जॉब करेंगे, वो तो सब है ही, बट इसका ओवरऑल इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी पे डेफिनेटली पड़ना चाहिए। दैट शुड बी पर्पस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। जब लर्निंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स और इट रिक्वायर्स थ्री थिंग्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। लर्निंग मैथमेटिक्स रिक्वायर थ्री थिंग्स। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन मोड में हम जाते हैं। आपके सामने, यदि आप हमें देख पा रहे हैं, आपके सामने एक ऐसा हमने तैयार किया। आप हमें देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। अब हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन से आप क्या सोच रहे हैं ये देखिएगा। और एक दो लोग यदि आंसर कर सके तो बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये हमने कुछ बनाया। व्हाट इज दिस? द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। एनीथिंग एल्स? और कुछ बोला जा सकता है इसको? वन। वन। हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। गुड। तो देखो एक वन। हाँ, और कौन बोलना चाह रहा था? तीन आंसर्स मिले इसके, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन और वन। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। ट्रायंगल। ट्रायंगल। फिर से ध्यान से देखिएगा, फिर से ध्यान से देखिएगा। और बीच में से ड्रॉ कर रहे हैं। अब एक बार तो सब है ना, अपने आप के लिए एक बार सब अपने आप के लिए क्लैप कर सकते हैं कि आपके सामने बोर्ड नहीं है, आपके सामने कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। आप केवल एक्शन देखकर चीजों का रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो सारी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पास स्टोर्ड है। आप उसको कोरिलेट कर रहे हैं और कोरिलेट करके आंसर दे रहे हैं। तो दो आपके सामने हमने कुछ ड्रॉ किया, आपने उसके आंसर दिया। फर्स्ट का आंसर दिया वन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन। और सेकंड के लिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम रहा होगा, इसलिए पहले ट्रायंगल दिखा, बट बाद में फिर से दोबारा उसको ड्रॉ करने के बाद आंसर आया ए। अब ए भी कौन सा ए? कैपिटल लेटर ए। ए भी दो टाइप से लिखते हैं हम, एक स्मॉल लेटर लिखते हैं और एक कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो कौन सा ए हुआ ये? कैपिटल लेटर ए। अब ए किसी के लिए ए फॉर एप्पल हो सकता है, किसी के लिए ए फॉर एरोप्लेन हो सकता है, राइट? यस सर। यस, ओके, एग्रीड। तो दिस ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। नाउ अब ये जो चीजें अभी हमने की, इसी से रिलेटेड जो थ्री थिंग्स है, इसके बारे में जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। जो हमने पहले ड्रॉ किया, जब आपने उसको आंसर दिया, तो जो हमने ड्रॉ किया वही आपने आंसर दिया या आपने कुछ और उसको इंटरप्रेट करके दिया? हमने जब कुछ बनाया तो दिस वाज जस्ट अ सिंबल। सिंबल, सिंबल, ओके। आपने जो आंसर दिया दैट वाज नेम फॉर दिस सिंबल। तो पहला पहला जो पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट वाज सिंबल, सेकेंड पॉइंट इज नेम टू दैट सिंबल। अब जब हमने ऐसे कुछ सिंबल तैयार किया तो उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आए, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन, वन। ये सब क्या है? इस सिंबल के डिफरेंट नेम्स है।
ये नेम से आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं जो आप देख रहे हैं उसको। और फिर दूसरा सिंबल तैयार किया, तो उसके लिए आपने नाम दिया ए। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. एक चीज Yes, है sir. सिंबल, Yes. दूसरी बात थी उसका नेम। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। ये जो दो चीजें, पहले इसको और दूसरे एंगल से समझ लेते हैं। सिंबल एंड नेम, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स और सेम थिंग। These two I think are, it is different, sir. yes sir, I think it is different. yes, these two things are different. Symbol is different, its name is different. कई बार हम ये गलती कर जाते हैं दोनों को एक समझने की। हम सिंबल को नाम और नाम को सिंबल ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सब इस दुनिया में आए तो हम नाम लेकर आए या केवल सिंबल थे? Symbol. Symbol. हम सिंबल थे, या तो बाबा थे या बेबी थी। ठीक है ना, तो हम केवल सिंबल थे। फिर हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया, नामकरण फंक्शन जिसको कहते हैं, और उसको एक वो जो सिंबल था उसको एक नाम दिया गया। अब ये जो हमने वन बनाया, ए बनाया, इसका नामकरण कब हुआ, वो कितने पुरानी बात है, ये शायद हम ना समझ पाए। लेकिन हम हमारे नामकरण जो फंक्शन रहा होगा, नामकरण संस्कार जो हुआ होगा, उसको अपने से रिलेटेड नहीं भी तो हमारे फैमिली में किसी और का नामकरण संस्कार हुआ होगा, तो उससे तो रिजेंबल कर सकते हैं। तो सिंबल को मिल गया नेम। अब जब सिंबल को नेम मिल गया तो हम अपने आप को कई बार नाम समझने लगते हैं या सिंबल समझने लगते हैं, नाम भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऋषि, तो अब ये जो ऋषि है जो दिख रहा है, सही में ऋषि सिंबल है या नाम है? तो अब यहां से ये दो को अलग करने की जरूरत है। सिंबल वॉज गिवन नेम एज ऋषि। जो भी आपका नाम है, आप नाम अलग है और आपका जो रियल एग्जिस्टेंस है, सिंबल है, वो डिफरेंट है। यदि कुछ और नाम रखा होता, मान लो राहुल रखा होता, राज रखा होता, तो कोई राज नाम से बुलाता तो ये राज चला जाता था, राहुल नाम से बुलाता तो राहुल चला जाता था। अब क्योंकि इतने सालों से इस पर्टिकुलर सिंबल को ये नेम अटैच कर दिया, 1 to 1 करस्पॉन्ड कर दिया, तो जब ये नाम बुलाया जाता तो ये सिंबल चला जाता है वहां पर। नाम कुछ और भी हो सकता था, सिंबल वही है, नाम कुछ और हो सकता था। तो ये दो बातें, सिंबल और नेम, ये डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आप लोग? Yes. अपने अपने नाम को अपने आप से अलग थोड़ी देर के लिए सही विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। यदि हम अपने आप को केवल अपना नाम के साथ समझते हैं तो शायद हमें आगे बढ़ने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जो 2 साल का मैथमेटिक्स कोर्स है, ये 2 साल के मैथमेटिक्स कोर्स को पढ़ने के लिए भी कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी होगी। लेकिन जैसे हम ये दो चीजों को अलग कर दें, अपना नाम अलग कर दें और सिंबल वो अलग अलग कर दें, तो फिर हम थर्ड पॉइंट पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो ये दो चीज अलग अलग हो रही है क्या? Yes, sir. चलिए अभी थर्ड चीज पर चलते हैं। Hmm. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हमने ऐसा कैपिटल लेटर ए लिखा और कहा कि ये जो कैपिटल लेटर ए है, ये कैपिटल लेटर ए किसी के लिए ए फॉर एप्पल हो सकता था, किसी के लिए ए फॉर एरोप्लेन हो सकता था। मतलब व्हाट दिस एप्पल और एरोप्लेन मीन्स, इट इज द मीनिंग गिवन टू दैट नेम। थर्ड पॉइंट इज मीनिंग given to that name which is given to the symbol. So mathematics is basically a literature of symbols. यदि ये बात हम समझते हैं कि जब भी हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो बिना सिंबल्स के काम हो नहीं सकता। छोटी छोटी सी बात पे सिंबल्स आ जाते हैं। स्टार्ट ही करते हैं, लेट एक्स बी द अननोन। नाउ व्हाट इज एक्स? इज सिंबल।
क्या कहा उसको? वेरिएबल। मीनिंग क्या दिया? समथिंग विच इज अननोन। सिंबल, वेरिएबल एंड मीनिंग टू दैट नेम। यदि मीनिंग न दिया जाए तो हम सिंबल्स को उनके नाम के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे आसानी से? No. No, sir. तो जब No, नो sir. जब सर। हम बिना मीनिंग के सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते। एक छोटी सी क्लास में सेट नर्सरी, जब तक के ए को मीनिंग नहीं दिया जाएगा, ए फॉर एप्पल, या उसको उसका पिक्चर नहीं दिखाया जाएगा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, तो वो बच्चे को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी, वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो जब तक कि हमको सिंबल्स के नेम विथ एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होते, तब तक हमारा लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स ये फ्रूटफुल नहीं हो सकता। तो लर्निंग को फ्रूटफुल बनाने के लिए मीनिंग क्लियर होना जरूरी है, एक एक सिंबल का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। तो तीन बातें हो गई: सिंबल, नेम एंड मीनिंग टू दैट सिंबल। बात तो हम मैथमेटिक्स की कर रहे हैं, लेकिन केवल मैथमेटिक्स तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि लर्निंग मैथमेटिक्स डेवलप योर पर्सनालिटी ऑल्सो। तो दो चीज अभी हमने इंडिविजुअल के तौर पर डिस्कस की, सिंबल एंड इट्स नेम। नाउ कम्स थर्ड पॉइंट, विच इज मीनिंग टू दैट नेम। अपने आप में सोचिए, क्या हमने हमारे नाम को, क्या हमने हमारे सिंबल को कोई मीनिंग दिया हुआ है क्या? यदि मीनिंग दिया हुआ है तब तो आपकी जो जर्नी है ये डेफिनेटली आप तय समय पर पूरी कर लेंगे। जो भी आपने मीनिंग दिया होगा, जो भी आपने ड्रीम देखा होगा, उसको फुलफिल करने के लिए जितना समय लगने वाला है, उतने समय में आप अपने मीनिंग को जरूर से अचीव कर लेंगे। लेकिन यदि मीनिंग ना हो तो जो भी हमारी जर्नी है, 3 साल बीएससी के, 2 साल एमएससी के, ये केवल चलना होगा, और उसको और दूसरे शब्दों में कहे तो भटकना होगा कि चल रहे लेकिन कहां जाना है पता नहीं। तो ये टाइम पास हो जाएगा। और जब इस तरह के कोर्स को हम अपनी चॉइस से ऑप्ट करते हैं, तो यहां पर हमको हर सेकंड को वैल्यू देने की जरूरत है, हर एक मिनट का मीनिंगफुल यूज करने की जरूरत है। तब तो हम इस कोर्स के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, और जो हमने सोचा है, जो मीनिंग हम लेकर चले हैं, उसको अचीव कर पाएंगे। बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा नहीं हो सकता आज के समय में कि केवल डिग्री के लिए हम इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस करें। शायद पहले के समय में हो जाया करता था कि लड़की पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो लड़का अच्छा मिल जाता है उसको। लेकिन आज लड़का और लड़की दोनों इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, दोनों को अपने पैरों पर खड़े रहना जरूरी है। समय बदल रहा है, तो बदलते समय के साथ साथ हमको हमारी सोच बदलने की जरूरत है। जब हम हमारी सोच बदलेंगे और जमाने के साथ चलेंगे, तब हम अपने खुद के जो अचीवमेंट्स है उनको एंजॉय कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, पेपर एक्टिविटी। तो जो थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि आपके पास एक ब्लैंक पेज हो या लिखा हुआ पेज रहा है तो भी चलेगा। एक पेज आपके हाथ में ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, ठीक है। चलिए, है सभी के पास पेज है? Yes, sir. Yes, sir. अब जो जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, आंख बंद करके, ठीक है। सुनना हमको हमारे ईयर से है, तो थोड़ी देर के लिए ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। रेडी?
Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब वैसे वैसे भी आप सब अपने अपने घरों में हैं, तो आपके आजू बाजू तो कोई दूसरा पार्टिसिपेंट होगा नहीं जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है, तो डिस्टर्ब होने की कोई बात ही नहीं है। पर फिर भी यदि आप आंख बंद करके करते हैं तो शायद इसके रिजल्ट्स कुछ और अलग तरीके से निकल कर आ सकते हैं। चलिए, आंखें बंद कर लिया। अब जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। ये पेपर का फोल्ड कीजिए, हाफ फोल्ड। पेपर को हाफ फोल्ड कर लीजिए, आंखें बंद करके, आंखें बंद करते हुए पेपर को हाफ फोल्ड कर लीजिए। आपकी आंखें बंद है, पेपर को हाफ फोल्ड कर लिया? Yes, sir. कर लिया। अब उसका एक और हाफ फोल्ड कर लीजिए, और हाफ फोल्ड करते समय जो भी आप इमेजिन कर पा रहे हैं, बंद आंखों से पेपर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब फील करते रहिए। तो पेपर जो A4 साइज का रहा होगा, अभी 1/4 साइज में आपके हाथ में है पेपर। ये पेपर में 4 कॉर्नर्स है। ये 4 कॉर्नर्स में से आप अपनी मर्जी से कोई 2 कॉर्नर्स को साइड से टीयर कर दीजिए, 2 कॉर्नर्स को फाड़ दीजिए। हो गया इतना वर्क? Yes, sir. ठीक है। और अब वो पेपर को बंद आंखों से ही खोल के रख लीजिए, पूरा पूरा ओपन कर लीजिए पूरा पेपर, और अपनी आंखें खोलकर वो पेपर को देखिए। ठीक है। और अब हमें भी दिखाइए, आपका कैमरा ऑन करके बस पेपर वो कैमरे में आ जाए, ऐसा जरा शो कीजिए। चलिए, सभी लोग देख पा रहे पेपर? Yes, sir. ओके। अच्छा, अभी जो लोग पेपर देख पा रहे हैं, जितने लोगों की भी दिख रहा है स्क्रीन पर, सभी पेपर एक जैसे हैं क्या? नहीं सर। No, sir. नहीं है ना? No, sir. Yes, sir. No, sir. नहीं है। वेरी गुड, No, sir. वेरी गुड। बस यही आंसर एक्सपेक्टेड था। ओके, आ जाइए अपने सेशन में, आ जाइए फिर से। ये सब ऑनलाइन सेशन चल रहा है। ऑनलाइन सेशन में आपने जितनी स्फूर्ति से ये सब काम किया और जिस तरह के आपने अपने पेपर्स की इमेजेस दिखाई, ये काबिले तारीफ है। जब इस तरह की चीज हम ऑफलाइन मोड में करते हैं तो क्लास का जो एटमॉस्फेयर होता है, एनर्जी लेवल होता है, वो कुछ और डिफरेंट होता है, लेकिन उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब आपके सपोर्ट से हो पा रहा है। यदि ये एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया होता और आप इस तरह से अपने जो पेपर से वो नहीं दिखाए होते तो शायद आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो एक आंसर तो आप लोगों से मिला कि सारे जो पेपर्स देखे वो पेपर्स डिफरेंट थे। इंस्ट्रक्शन सबको हमने डिफरेंट डिफरेंट दिए थे क्या? सभी को No, इंस्ट्रक्शंस sir. डिफरेंट No, दिए sir. थे क्या? No, sir. No, sir. सबके कान में आके अलग अलग चीजें बताई थी क्या? नहीं। No, sir. No. नहीं ना? फिर ये पेपर क्यों अलग अलग दिखे? सबके इमेजेस जो पेपर के कटिंग्स थे वो क्यों अलग अलग दिखे? यस। हर किसी का कटिंग जो अलग अलग कॉर्नर से हुआ है सर। सब चॉइस है। 4 में से 2 कॉर्नर सबकी का अलग देख लिए। Their thinking is different for every student. हाँ, सर सबकी चॉइस Interpretation or imagination. चॉइस करेक्ट। Different thinking. चॉइस आपके पास थी, चॉइस आपके पास थी। फिर एक ने आंसर दिया एवरीवन इज डिफरेंट, है ना? पेपर तो एक था, इंस्ट्रक्शंस एक थे, लेकिन आपके पास चॉइस थी और वो चॉइस का इस्तेमाल आपने पूरी लिबर्टी के साथ किया। और यहां से समझ में आता कि ईच वन इज डिफरेंट, ईच वन इज इंपॉर्टेंट। कई बार ये रियलाइज करने में बहुत वक्त चले जाता है कि यस, आई एम डिफरेंट, आई एम स्पेशल। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इफ आई एम स्पेशल, इफ आई एम डिफरेंट, तो मेरी जो चॉइसेस है वो भी दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए। मेरे जो डिसीजंस है वो दूसरों से डिफरेंट होने चाहिए। मेरा जो वर्किंग पैटर्न है वो दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। अदरवाइज केवल ये जो बॉडी है, ये बॉडी डिफरेंट होने से काम नहीं चलेगा। हमारी ओवरऑल एक्टिविटी ये दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए। भले हम सेम वर्क करें, एक ही वर्क दो लोग एक साथ एक समय पर करें, लेकिन दोनों का वर्किंग पैटर्न डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। तब
हम भला क्यों किसी से कॉम्पीट करें? यदि हम किसी के जैसा बनना चाहेंगे तो शायद हम अपने आप को ओरिजिनली जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये बात तो कंफर्म होगी कि ईच वन इज डिफरेंट। Yes, sir. Yes, sir. ईच वन इज स्पेशल। Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो हमारी स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी को कब हम एक्सप्लोर करेंगे, है ना, और किसके लिए एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमेशा जब कंपटीशन की बात आती है तो कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से होनी चाहिए। कंपीट विथ योरसेल्फ। जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं और हम वैसा नहीं कर पाते जैसा कोई दूसरा कर रहा है, तो हमको थोड़ी सी हताशा होती है, ठीक है ना। और यदि मान लो हमने दूसरों से बेटर कर दिया तो शायद कभी कभी हम में ईगो आ जाता है। तो कंपैरिजन किसी दूसरे से करते समय या तो हम डिप्रेशन मूड में चले जाते हैं या ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। दोनों ही गलत है। यदि कंपटीशन हम अपने आप से करें कि कल जो मेरा परफॉर्मेंस था, कल तक जो मेरा रिजल्ट था, मैं उसे और कैसे बेटर कर सकता हूं, तो इससे हमेशा आपको ही खुशी मिलेगी और हमेशा इंप्रूवमेंट के चांसेस बने रहेंगे। लिसन, नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। इफ इट एग्जिस्ट देन एक्सेप्ट गॉड नो वन इज परफेक्ट। तो वी आर लिमिटिंग पोजिशन टूवर्ड दैट परफेक्टनेस। कोशिश करते हैं कि जितना बेटर हो सके उतना बेटर करने की, लेकिन हमेशा परफेक्ट होगा ही कोई पर्सन, ये गारंटी नहीं दी जा सकती। तो हमेशा कंपीट करते समय अपने आप से कंपीट करें। कंपीट केवल परसेंटेज लेवल पर ना हो, कंपीट ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल पर हो, कंपीट आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, कंपीट आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट में हो। तब तो हम कह सकेंगे यस वी आर ग्रोइंग। ग्रोइंग नॉट बाय एज, नॉट बाय डेज, बट ग्रोइंग बाय नॉलेज, ग्रोइंग बाय एक्सपीरियंसेस। तो अब इतनी सारी बातें होने के बाद फिर मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो ये मैथमेटिक्स केवल अब सब्जेक्ट ना रह जाए। हमने हैप्पीनेस इसके साथ पहले ही ज्वाइन कर दिया कि कब हमको हैप्पीनेस होता है और कब सैडनेस फील होता है। तो जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ें तो इसको एंजॉय करते हुए पढ़ें। अब एंजॉयमेंट कैसे होगा? ये जो आपके 2 ईयर्स है ऑफ मैथमेटिक्स, ये बहुत क्रूशियल ईयर्स है। क्रूशियल ईयर्स वाई? जनरली हमें कहा जाता है कि आपके 12th के बाद जो आप स्टेप लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो आपका करियर डिसाइड करता है। यस, डेफिनेटली, ऑल राइट। अब 12th के बाद बीएससी ले लिया बच्चों ने। बीएससी के बाद करियर से रिलेटेड जब सर्च करने की कोशिश की तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस दिखते हैं, तो हम हायर एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट हो गए। हायर एजुकेशन में हमने एमएससी मैथमेटिक्स चूज किया। तो अब एमएससी मैथमेटिक्स ये बीएससी मैथमेटिक्स का बड़ा भाई है, ऐसा कह सकते हैं। बीएससी में आपने 3 इयर्स में जो टॉपिक्स पढ़े वो टॉपिक्स सैंपल्स थे। एक एक पेपर का नाम यदि आप ले लें, एलजेब्रा, एनालिसिस, मैट्रिसेस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना, मैकेनिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब सैंपल थे, आपको परोसे गए, सैंपल्स परोसे गए। और इस तरह से बीएससी का सिलेबस आपने कंप्लीट किया। अब वो कैसे कंप्लीट किया ये थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि सही में पढ़कर उसको कंप्लीट किया या अभी केवल ऑनलाइन एग्जाम का हमको बेनिफिट मिल गया तो हम वो एग्जाम पास हो गए। जो भी, अब जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला समय है वो आने वाले समय के लिए हम तैयारी जरूर रख सकते हैं। तो जो हो गया उससे लेसन्स ले लें, अपने लिए क्या उसमें से आउटपुट निकाल सकते हो वो निकाल लें, और आगे के लिए कैसी तैयारी करें इस पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा कह सकते हैं 50 to 70% जो आपका सिलेबस होगा वो थ्योरेटिकल पार्ट होगा। थ्योरेटिकल पार्ट मतलब थ्योरम और प्रूफ। तो जहां थ्योरम और प्रूफ की बात आती है तो आधे बच्चे वैसे ही डर जाते हैं
अरे प्रूफ बहुत आसान होता है। यदि आप अभी जरा चीजों को समझेंगे तो थ्योरम और प्रूफ एज कंपेयर टू सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम हमेशा आसान होता है, बिकॉज हमको पता होता है मंजिल क्या है, कहां पहुंचना है, क्या आंसर आने वाला है, ये हमको पता होता है यदि हम थ्योरम और प्रूफ की बात करते हैं तो। आपके पास गिवन डेटा होता है, आपको कहां तक जाना है ये पता होता है, आपको जो बीच का जो सफर है ये बीच का सफर तय करना भर होता है। गिवन डेटा से क्लेम तक पहुंचने का सफर आपको करना है। अब जब ये पढ़ रहे हैं तो अब धीरे धीरे आपको इंडिपेंडेंट फ्रॉम टीचर होना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। हो सकता है बीएससी तक आपने टीचर की उंगली पकड़कर बीएससी कर ली, लेकिन जब अब आप एमएससी करने जा रहे हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, तो इसका क्या मतलब ये भी समझते हैं। मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स का मतलब जो हमें समझता है, मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट से दैट आई एम मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। उसका कुछ पार्ट पढ़ा है, कुछ पार्ट पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो शायद पता भी नहीं है। तो मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स का मतलब जो हम समझते हैं वो ये कि ये 2 साल के बाद आप में इतनी मास्टरी आ जाती है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाना हो वो आप पढ़कर खुद पहले समझ सके और फिर जो आपने समझा है उसको सामने वाले को समझा सके। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स का मतलब हम ये नहीं समझते कि हम सब्जेक्ट के मास्टर हो गए, हमको सारी चीज पता चल गई, बल्कि हम ये समझते हैं कि अब इतनी मास्टरी आ गई है कि जो हमको पढ़ाना है वो हम खुद पढ़कर समझ सकें और जो समझा है वो अपनी भाषा में सामने वाले को समझा सकें। एमएससी मैथमेटिक्स का मीनिंग हमें ये लगता है। बात कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब ये जब सब करना है, अल्टीमेट अल्टीमेट एम क्या है? चीजों को समझना। तो ये जो समझने की प्रक्रिया है ये इंडिविजुअल प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रोसेस है। आपको जो टीचर का सपोर्ट मिलता है, जो आने वाले 2 सालों में आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, वो आपके लिए केवल गाइडेंस हो, वो केवल गाइडेंस हो। वो गाइडेंस की हेल्प से अब आप में सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप होना चाहिए। और वो भी कैसे? सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप कैसे हो? जब आप पढ़े, जो भी आपने स्कूल कॉलेज, जो भी आपने कॉलेज में क्लासेस अटेंड की, वो क्लासेस से आपको नोट्स मिल गए, एक गाइडलाइन मिल गई। अब ये 2 साल जब आप पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें घर में, तो कम से कम आपके टेबल पर 3 चीजें होनी चाहिए, 3 रेफरेंसेस होने चाहिए। एक, जो आपने नोट्स कलेक्ट किए हैं क्लासेस के थ्रू, वो। दूसरा, जो भी टेक्स्ट बुक होगी उस टॉपिक की, जो भी फॉरेन ऑथर की सिलेबस में जो भी टेक्स्ट बुक मेंशन होगी वो टेक्स्ट बुक। और तीसरी बात, जो भी इंडियन ऑथर की उस टॉपिक से रिलेटेड बुक है वो। ये 3 चीजें आपके टेबल पर होनी चाहिए जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब इनका यूज कैसे किया जाएगा और ये यूज करने के बाद में ये एंजॉयमेंट कहां से आएगा, ये समझिएगा। आपने एक बार वो टॉपिक जो क्लास में लिया गया वो समझ लिया, लेकिन केवल उतना समझना परमानेंट नहीं होगा। आप घर में आकर जब अपना सेल्फ स्टडी करें, तो सेल्फ स्टडी करते समय वो जो टेक्स्ट बुक सिलेबस में मेंशन किए, जनरली फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है, उसको पढ़ें। वो टॉपिक को प्रिपेयर करते समय हो सकता है उसमें से आधी बात समझ में आ जाए, आधी बात ना समझ में आ जाए, कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। अब जो तीसरा रेफरेंस आपके सामने है, इंडियन ऑथर की बुक, कई चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताया जाता है। अब टेक्स्ट बुक तो आपके सिलेबस में आपको मिल जाएगी। जो हम इंडियन ऑथर्स की बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ पब्लिकेशन से लगभग उनके पास हर टाइटल के बुक्स अवेलेबल होते हैं। उसमें 2 प्रोमिनेंट है, एक मेरठ प्रकाशन और दूसरा आगरा पब्लिकेशन।
ये दो पब्लिकेशन में लगभग हर टाइटल के बुक्स अवेलेबल होते हैं। और एक और तीसरा एमएल खन्ना, ये इतने ग्रेट पर्सन है कि एक पर्सन अकेले ने सभी टाइटल्स के ऊपर बुक लिखे हुए हैं। तो ये बुक का कलेक्शन, यदि आप एमएससी कर रहे हो और सीरियसली एमएससी कर रहे हैं, तो कुछ बुक्स का कलेक्शन आपके पास खुद का होना चाहिए। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा टुवर्ड्स योर करियर। तो जब आप ये दो चीजों से, जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा, जब ये पढ़ते हैं तो अपने आप 70-60% चीजें समझ आने लगती है। अब चौथा और इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अपने नोट्स अपनी हैंडराइटिंग में ये 3 रेफरेंसेस के साथ खुद की राइटिंग में बनाएं, तब वो आपको 100% अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक का प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है कभी कभी 1 या 2 थ्योरम का प्रूफ तैयार करने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाए, लेकिन जब वन सिटिंग में आप ये काम करें और जब ये करके उठे तो एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, सेटिस्फैक्शन फील होता है, और यहां से एंजॉयमेंट क्रिएट होगा। आपने 2 घंटा लगातार पढ़ाई की और 2 घंटे के बाद जब आप उठ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पानी पीने के लिए उठ रहे हैं, आप टहलने के लिए उठ रहे हैं, तो उठते समय जो 2 घंटे आपने वर्क किया ना, उसका पिक्चर अपने माइंड में घूमने दीजिए, उसको रोटेट करने दीजिए। यदि आप कोई बढ़िया सी मूवी देखकर आते हैं थिएटर से, तो आपके ये स्क्रीन पर वो मूवी के ना कुछ शॉट्स, कुछ सीन्स चल रहे होते हैं। तो 2 घंटे यदि आपने इंडिपेंडेंटली बैठकर कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क किया है आपके रजिस्टर में, तो ये आपका मटेरियल हो गया, आपका इंडिविजुअल मटेरियल हो गया। तो जब आप 10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए उठे, तो उसको सोचिए कि आप कहां से चले थे, क्या क्या टूल्स आपने इस्तेमाल किए और कैसे आप रिजल्ट तक पहुंच गए। जब ये आप इमेजिन कर पाएंगे, और ऐसा हर चीज के लिए, पूरे सिलेबस के लिए, और डे 1 से, ये एकदम लास्ट मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये डे 1 से बात कर रहे हैं, तब आप सब्जेक्ट को एंजॉय कर पाएंगे। ये सब्जेक्ट आपके लिए बोर्डम नहीं होगा, ये सब्जेक्ट आपके लिए हैप्पीनेस का रीजन बनेगा, एंजॉयमेंट का रीजन बनेगा। और यदि ये आपने डेली बेसिस पर किया, तो इससे रिलेटेड आप आगे वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगी वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। केवल एमएससी तक रहना आज के समय में फिजिबल नहीं है, उसके बाद में आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी होती है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कहो, है ना, लेक्चररशिप के लिए कहो, नेट सेट एग्जाम्स देनी होती है। तो ये जो तैयारी आपकी है, ये तैयारी सब आपको उस समय काम आएगी। तो सब्जेक्ट को केवल हमको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, ये सब्जेक्ट जितना हम अपने अंदर उतार सकें, जितना हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें, उसके लिए पढ़ने की जरूरत है। तो एंजॉय, अपने आप सब्जेक्ट को कर पाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, next please. फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये दोनों टर्म फेमिलियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई बोलकर बता सकता है व्हाट इज फेस वैल्यू एंड व्हाट इज प्लेस वैल्यू? अच्छा, Face value is ये the मीटिंग value में, of that ये thing. एक मिनट, ये मीटिंग में हमको हिस्लप कॉलेज के भी बच्चे दिख रहे हैं जो एमएससी में एडमिशन्स लिए हैं। हम शायद इनका रेफरेंस शुरू में लेना भूल गए थे। वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्लप कॉलेज आल्सो फॉर दिस मीटिंग। ओके, यस, मयूर कुछ बोलना चाह रहे थे। सर फेस वैल्यू इज द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट फेस, मतलब उसकी आइडेंटिटी बोल सकते हैं हम। ओके, उसकी आइडेंटिटी, गुड या वर्ड, फिर उस आइडेंटिटी, ठीक है। एंड प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू वो जहाँ पे प्लेस है, मतलब अगर 100 में 3 की वैल्यू, मतलब 300 में, तो 300 वो उसकी प्लेस वैल्यू है। ओके, गुड। चलिए, जो बात इन्होंने की, मयूर ने जो बात की, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है वो हमारी फेस वैल्यू हो गई। 123 है ना, 123, ये हमने नंबर लिया, 3 डिजिट नंबर ले लिया, तो 3 की फेस वैल्यू 3 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है, और 1 की फेस वैल्यू 1 है। राइट? जो दिख रहा है वो फेस वैल्यू, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान। और अब प्लेस वैल्यू
तो 3 यूनिट प्लेस पर बैठा है, इसके लिए 3 की प्लेस वैल्यू इज 3। 2 टेंस प्लेस पर बैठा है तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 20। 1 100th प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 100। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आता है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में, राइट? फेस वैल्यू ऑफ 1 is 1, but place value in this number 123, place value is 100। अब ये जो छोटी सी टर्मिनोलॉजी दिख रही है दिखने के लिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अभी एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने में आया अभी 1-2 दिन में कि एक बी है ना, एक बी कहाँ बैठ रही है। यदि मान लो वो किसी किराने की दुकान में जो तराजू होता है उस पर यदि बैठी, मधुमक्खी कहो मक्खी कहो, तो उसका वजन निग्लिजिबल होगा, है ना। किराने की दुकान पर तराजू में यदि वो बी बैठती है तो उसका वजन निग्लिजिबल होगा, तराजू में उसका कोई वजन रिकॉर्ड होगा नहीं। लेकिन यदि वही बी सोनार की दुकान में वो जो सोने को तोलने के लिए जो बैलेंस होता है उसमें यदि बैठती है तो ड्रास्टिक चेंज, उसका वजन वहां रिकॉग्नाइज होगा। पर्सन वही है, बी वही है, लेकिन कहां थी, किसके साथ थी, कौन सी कंपनी में थी, उससे उसकी वैल्यू है ना, ये डिफर हो जा रही है। तो ये जो व्हाट्सएप मैसेज, कई बार व्हाट्सएप मैसेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, उसमें से बहुत कुछ अपने काम की चीजें ली जा सकती है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं कि फेस वैल्यू तो हमारी सेम है, लेकिन हम कहां पर हैं, हम किनके साथ हैं, किसकी कंपनी में हैं, उससे हमारी प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है। तो जब भी कभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो हमेशा अपनी प्लेस वैल्यू सोच समझकर डिसाइड कीजिए। जो कुछ होना था अभी तक के वो हो गया, अब आपके पास टाइम को वेस्ट करने का कोई टाइम ही नहीं है, ये मानकर चलिए। यदि कभी टाइम वेस्ट हुआ भी होगा तो बीएससी हो गया, लड़कपन हो गया, आपकी स्टूडेंट लाइफ हो गई, अब आपकी करियर शुरू हो रही है एमएससी मैथमेटिक्स से, और आपको बहुत कुछ करना है। ये 2 साल अपने आप को पहले तपाना है, बनाना है, आपको अपनी प्लेस डिसाइड करनी है। फेस वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, लेकिन जैसे जैसे आप यूनिट प्लेस से आगे बढ़ते जाएंगे, टेंस, 100, 1000, आपकी प्लेस वैल्यू चेंज होती, पर्सन वही है, बस प्लेस चेंज होने से आपकी प्लेस वैल्यू चेंज होते चले जाएंगी। तो आपको जो भी वर्क करना है आपकी प्लेस वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए वर्क करना है। तो अब आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, और ये पूरे लिमिटेड टाइम का मैक्सिमम यूज कैसे कर सके, ये हर एक इंडिविजुअल को डिसाइड करने की जरूरत है, और इसलिए कंपनी मैटर्स। ठीक है, इज इट ओके? तो अब से यानी आज के बाद से हम हमारी फेस वैल्यू के पीछे ना पड़े, हमको हमारी प्लेस वैल्यू क्रिएट करनी होगी। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल को अपनी प्लेस वैल्यू क्रिएट करनी होगी, क्योंकि आगे चलकर उसको अपने आसपास एक सराउंडिंग क्रिएट करना है जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होगा। करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमएससी मैथमेटिक्स, ये मानकर चलते हैं कि मैक्सिमम यहां पर एमएससी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो करियर अपॉर्चुनिटीज, कुछ बातें तो जो ट्रेडिशनल है वो तरीके से यदि बात करते हुए चलें, तो यदि आपने एमएससी किया है तो एमएससी करने के बाद बीएड कर ले तो आप जूनियर कॉलेज टीचर हो गए। एमएससी करने के बाद आपने नेट सेट क्वालिफाई कर लिया तो आप डिग्री कॉलेज के लिए एलिजिबल हो गए। अभी आजकल पीएचडी भी जरूरी होगी। आप एज अ रिसर्चर सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो और पढ़ना, तो एज अ रिसर्चर रिसर्च जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वो रिसर्च सेंटर्स को भी वर्क करने के लिए स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो रिसर्च सेंटर्स में काफी अच्छा स्टाइपेंड्स भी मिलता है रिसर्च करने के लिए। तो तीसरी फील्ड हो सकती है एज अ रिसर्चर,
अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों दोनों चलती है। फिर हो सकता है साइंटिस्ट, यदि आपका बहुत डीप इंटरेस्ट सब्जेक्ट में तैयार हो गया है तो आप सब्जेक्ट के लिए साइंटिस्ट लेवल तक के सोच सकते हैं। जो बड़े बड़े जो इनोवेशंस है ना रॉकेट साइंसेस से रिलेटेड, वहां पर साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को मॉडलिंग में कन्वर्ट करके उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने की जरूरत पड़ती है, तो साइंटिस्ट। फिर केवल एमएससी हो गया तो आप अपना क्लासेस वगैरह चला सकते हो, होम ट्यूशंस आजकल लगभग उनको हर जगह दिखती है, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, आप उसको अपना बिजनेस कह सकते हैं। डेफिनेटली सेवा भाव जरूर है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इंटेलेक्चुअल पर्सन्स की हमेशा जरूरत होती है, और एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ बंदा डिसीजन ले सकता है सही, है ना, उसका एनालिसिस बढ़िया होगा, क्विक डिसीजन ले सकता है। ये क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आपकी उपयोगिता हो सकती है। फिर अभी जब स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे थे तो जनरली हम पूछते हैं एमएससी करने के बाद क्या करना है, तो एक स्टूडेंट का आंसर था शेयर मार्केट में जाना है। तो देखो एमएससी के नॉलेज से वो शेयर मार्केट को भी एक्सप्लोर करना चाहती थी, तो ये भी एक वे हो सकता है। हर किसी के अपने अपने वेज हो सकते हैं एमएससी मैथमेटिक्स परस्यू करने के लिए। और इसके अलावा भी, क्योंकि हर हर कोई अलग है, हर किसी की सोच डिफरेंट होगी, इसके अलावा भी और दूसरे दूसरे फील्ड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो अभी हमने बात की ये सब ट्रेडिशनल जो चीजें थी वो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स थे। हाँ, हटकर वो जो शेयर मार्केट वाला एक हमको ओपिनियन मिला था वो हो सकता है। तो अब शेयर मार्केट ऐसा रातों रात तो नहीं आया होगा माइंड में, उसने इसका पहले से स्टडी किया होगा, उसका इंटरेस्ट रहा होगा। तो आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने अपना टाइम, जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आप अकेले हो, तो आप अपना टाइम कहाँ पर देना पसंद करते हो, वहां से आप अपना पैशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपका जो कोर्स है एमएससी मैथमेटिक्स, आप ये कोर्स को अपने उस पैशन के लिए कैसे फिट कर सकते हैं ये सोचना शुरू कीजिएगा। जब आप फिजिकल क्लासेस में आ जाएं तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये लगभग हम पिछले 3-4 सालों से करते हैं क्लास में। एटीएम एंड जीएसटी, ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपके लिए फेमिलियर होगी। एटीएम से आपको पैसे मिलते हैं, जीएसटी आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। हमारे लिए एटीएम मतलब असिस्टेंट टीचर मेंटोर्स। जब आप फिजिकल क्लास में हो तो हर कोई अलग है, ये 5 उंगलियां डिफरेंट हैं, तो हो सकता है टीचर की बताई हुई बात किसी एक को बहुत जल्दी समझ में आ जाए, बाकी के लोगों को समझने के लिए थोड़ा समय लगे। तो जिसको जल्दी समझ में आ जाए वो असिस्टेंट टीचर मेंटर का रोल प्ले कर सकता है। जब फ्री टाइम हो तो आप ग्रुप बनाकर, लिमिटेड बच्चे होते हैं है ना, 20-22 बच्चे होते हैं, तो ग्रुप बनाकर 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर जो चीज आपने समझी है वो आप अपने पीयर्स ग्रुप में समझा सकते हैं। असिस्टेंट टीचर मेंटोर, आप टीचर का काम आसान कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे होते हैं। और दूसरा है जीएसटी, गेन बाय शेयरिंग टाइम। जब आप अपनी चीज जो आपको समझ में आ गई, जब अपने पीयर ग्रुप को समझा रहे, तो डेफिनेटली आप अपना टाइम दे रहे हैं। तो जब आप अपना टाइम दे रहे हैं तो आप वो टाइम देते हुए कुछ सीख भी रहे हैं, एक्सप्लेनेशन सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं। और जब आप सही से बता पाते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो आपका गेन हो गया। वो जो 4 बच्चे पढ़ रहे होंगे आपके ग्रुप में, जो 4 बच्चे, वो भी टाइम शेयर कर रहे हैं। टाइम शेयर करते हुए उनके जो डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो गेनिंग बाय शेयरिंग टाइम। तो दोनों विन विन सिचुएशन में होते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, छोटे छोटे ग्रुप में ये काम किया जा सकता है। जब फिजिकल क्लास हो जाए तब तो डेफिनेटली किया जा सकता है, अदरवाइज ऑनलाइन मोड में भी ये वर्क कर सकता है। ऑनलाइन मोड में भी आप लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर्स का एक छोटा सा ग्रुप बनाकर उसमें डाउट शेयरिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हो आफ्टर 2 इयर्स जब आप फील्ड में जाएंगे उसके लिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट की बात थी। इतना जो कुछ हमने बात की, ये मैथमेटिक्स के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं उसमें फिलोसॉफी भी आया। तो एक मैथमेटिक्स प्रेयर का थॉट जनरेट हुआ, ये आप सभी के साथ शेयर करते हैं। डॉट इज गॉड। अब ये जो डॉट है, यदि इसको गॉड मानकर हम प्रे करें, मैथमेटिक्स से प्रे करें, तो यू आर डायमेंशनलेस एंड कैन नॉट बी डिफाइंड। देयर इज नो डेफिनेशन फॉर डॉट। हम केवल समझते हैं कि यस दिस इज डॉट। द होल वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन एक्सियम ऑफ यू। क्योंकि यदि हम डॉट को ही छोड़ दें, मतलब
कुछ चीज ऐसी होती है जिसको बिना एक्सेप्ट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, और उसमें डॉट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडेफिनेट डॉट से लाइन बनी है, लाइन से प्लेन बना है, प्लेन से सरफेस बना है, तो डॉट को एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसी के ऊपर फिर हम पूरा मैथमेटिक्स पढ़ पाते हैं। तो द होल वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन एक्सियम ऑफ यू, समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड। काइंडली गिव अस पावर फॉर द फॉलोइंग जर्नी। डॉट टू लाइन, that is one dimensional. Line to plane, that is two dimensional. Plane to surface, three dimensional. अभी तक शायद आपने थ्री डायमेंशन वेक्टर स्पेस में एन डायमेंशनल की बात की है, अभी एमएससी पढ़ते पढ़ते आप इन्फिनिट डायमेंशनल तक भी जा सकेंगे। सरफेस टू मल्टी डायमेंशनल स्पेस, यहां तक का जो चक्र है वो तो समझ में आता है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल स्पेस टू डॉट, तो ये जो सर्कल है कंप्लीट होता है। इसका इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह, आज आप कहां हैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। यदि मैं फाइंड करने की कोशिश करूं तो मैं डॉट पर हूं, तो यहां से बढ़ना शुरू करूंगा, वन डायमेंशन होने की कोशिश करूंगा, टू डायमेंशन होने की कोशिश करूंगा, और ऐसे करते करते अपनी प्लेस वैल्यू इंक्रीज करने की कोशिश रहेगी। हो सकता है यदि आप टू डायमेंशन में हो, प्लेन में हो, तो वहां से आगे बढ़िए, थ्री डायमेंशन में जाने की कोशिश कीजिए, मल्टी डायमेंशनल में जाने की कोशिश कीजिए, प्लेस वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब बात आती है मल्टी डायमेंशनल तक पहुंच गए, अब उसके बाद का जो डॉट है वो क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर देखिएगा। यस, आई एम मल्टी डायमेंशनल। अब मेरे आगे तो कोई कुछ नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अक्सर मल्टी डायमेंशनल लेवल पर आने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि बस मैं और मैं और मैं, बाकी कोई नहीं। जब ये फीलिंग आ जाए तो इसका मतलब अब नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं बचा। मल्टी डायमेंशनल में पहुंचने के बाद श्रिंक टू अ पॉइंट, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ये यदि क्वालिटी हम डिजर्व करते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक होता है। तो मल्टी डायमेंशनल स्पेस आने के बाद ट्राई टू बिकम अ डॉट। जो फूक गया ना, वो फूके हुए को एक डॉट में कन्वर्ट कर सकें, ये एबिलिटी डेवलप हो। किससे प्रेयर कर रहे हैं? डॉट से प्रेयर कर रहे हैं। और यदि मल्टी डायमेंशनल लेवल पर पहुंच जाए तो डॉट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी दे दें, डॉट्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी दे दे, ताकि वो डॉट अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके, और ये जर्नी में हम ऐसे अनेकों डॉट्स प्रोड्यूस कर सकें और उनकी जर्नी शुरू होते रहें। सो दिस विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हेलो सर, सर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा बताइए ना। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो हमने बात की ना, 3 रेफरेंस लेकर आप डे 1 से यदि तैयारी करते हैं तो आप ये 2 साल अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी डे 1 से शुरू कर देते हैं। अक्सर होता क्या है, लोगों ने बीएससी के बाद एमएससी में एडमिशन ले लिया। क्यों ले लिया? बस एमएससी करना है। ये पता नहीं कि एमएससी करने का रियल पर्पस क्या है। सॉरी सर, आई मीन एमएससी के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे? एमएससी में तो एडमिशन हो गया ना अभी तुम्हारा? नहीं, बीएससी फाइनल ईयर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एमएससी के एडमिशन्स के लिए डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट एग्जाम्स होती है। जैसे आईआईटी से यदि एमएससी करना चाहते हो तो जैम एग्जाम होती है। फिर अपने यहाँ वीएनआईटी है, उनकी खुद की एक एग्जाम होती है। और बाकी जो नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे शिवाजी साइंस कॉलेज हो गया, हमारा कॉलेज हो गया, जहाँ पर एमएससी कोर्स है, तो वहाँ जो आपका बीएससी का रिजल्ट है, वो बीएससी के रिजल्ट के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पर एडमिशन्स होते हैं। तो आपकी 3 साल की तैयारी कैसी है, आप किस लेवल पर हैं, वो देखते हुए आप डेफिनेटली हायर लेवल के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जैम और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट होते हैं। तो जहां आपको जाना है वहां की जो एंट्रेंस टेस्ट होगी, वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी आपके जो बेसिक कोर्स है बीएससी का, उसी को सही तरह से पढ़ा तो आप वो टेस्ट दे सकते हैं। ओके सर। अच्छा, एक चीज और, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हमको डेफिनेटली हायर लेवल पे जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपना सेल्फ इवेल्युएशन करने के बाद, कई बार क्या होता है,
हम अपना इवैल्यूएशन प्रॉपर कर नहीं पाते हैं और हम कुछ ऐसा अचीव करने की कोशिश करते हैं, ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे रीच से दूर है, और जब वो नहीं मिल पाता है तो फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो जब भी हम कुछ बिग ड्रीम करें तो अपने रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए हम बिग ड्रीम करें, एंड जो भी ड्रीम कर रहे हैं उसका कंटेंट यदि हमारे पास है तो वो ड्रीम हम फुलफिल भी कर सकते हैं। यस, एनीवन एल्स? सर एनपीटीएल प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है तो एनपीटीएल सर। हाँ, हाँ। एनपीटीएल, हाँ, वो जो आईआईटी के प्रोफेसर खुद के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं, यस यस यस, वो काफी यूजफुल होता है एमएससी और बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। हम वहाँ पे भले हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, बिल्कुल बट उनके वीडियो लेक्चर्स हम लोग घर में बैठ के देख सकते हैं। बिल्कुल। तो सर उसी के बारे में बता रहे हैं। वही बैकग्राउंड बता रहे हैं कि ये जब से पेंडेमिक आया है, थोड़ा पेंडेमिक के और पहले चलते हैं, पेंडेमिक के 5-7 साल पहले चलते हैं, तो यूजीसी से कहा गया, लगभग सभी इंस्टीट्यूट्स को कहा गया कि आप मटेरियल को डिजिटलाइज करना शुरू कीजिए। ऐसा 5-7 साल पहले की बात है। सभी इंस्टीट्यूट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपकी जो भी कंटेंट है वो कंटेंट को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन जब तक कोई चीज हमारे सर पर हावी नहीं हो जाती, जब तक ऐसे मजबूरी नहीं हो जाती, शायद हम काम कर नहीं पाते। लेकिन आईआईटीज, डेफिनेटली आईआईटीज है वो डिफरेंट है, तो इन्होंने उस समय से वो वर्क शुरू किया होगा। तो उनके वर्क की वजह से जो एनटीपीएल है, यहाँ पर लगभग काफी मैटर अवेलेबल है। और ये जो 1.5-2 साल की बात हुई है, 1.5-2 साल में बाकी के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी अपने मैटर को डिजिटलाइज किया, वीडियो फॉर्म किया, पीपीटीज तैयार की, है ना, नोट्स फॉर्म में क्रिएट किया, बुक फॉर्म में क्रिएट किया, जिससे स्टूडेंट्स कितनी भी डिफिकल्टी होने के बावजूद, फिजिकली यदि हम नहीं भी मिल पा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन मीडिया के थ्रू वो अपनी स्टडीज जारी रख सकें। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, एनटीपीएल उसमें से काफ़ी पावरफुल है, आप वहाँ से अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि वो जो 3 रेफरेंस थे, वहाँ पर ये एक 4th रेफरेंस आज की सिचुएशन में डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना मैटर खुद तैयार कर सकें, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार खुद लिखकर तैयार कर लेते हैं वो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, वो काफ़ी समय तक आपके माइंड में रहता है। और यदि आपको अपना करियर इसी फील्ड में आगे बढ़ाना है तो ये जो आपका तैयार किया हुआ कंटेंट है ये आपको आगे भी काम आने वाला है। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, काफ़ी सारे केवल आईआईटी के प्रोफेसर नहीं, और भी यदि आप सर्च करते हैं, सब्जेक्ट को लेकर सर्च करते हैं, सबका अलग अलग पैटर्न होता है ना। कई बार हम वो पैटर्न की वजह से वीडियो को फॉलो करते हैं। आईआईटी के जो वीडियोस हैं कभी कभी डेप्थ लिए हुए होते हैं, तो वो डेप्थ को समझने के लिए हमको अपना लेवल वहाँ तक के लाना पड़ेगा, और फिर वो जो वीडियोस है उनका हम भरपूर यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसा कहते हैं ना, ये प्लेटफॉर्म पे यदि बोला जाए तो कोई फिल्म में भी डायलॉग था कि दूध बेचने वाले को घर घर जाना होता है, अपने दूध की डिलीवरी करने के लिए मिल्कमैन को घर घर जाना होता है, लेकिन हमको जाना होता है, हमको सर्च करना होता है कि कहाँ पर है वो शॉप। ठीक है, तो जिसकी चाह हो, जिसमें इच्छा हो, वो बराबर ढूंढ लेता है कि उसको कहाँ से नॉलेज मिलेगा। और एक बार मान लो आपके अंदर की वो जो विल पावर है, आपका जो पैशन है, वो आपने डिटरमाइन कर लिया, तो इन्फानाइट सोर्सेज आर देयर, आप वो इन्फानाइट सोर्सेज से नॉलेज गेन कर सकते हैं। छोटा सा प्रयास हमारा भी इसमें है, गणित दर्शन नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें बीएससी से रिलेटेड वीडियोस हैं, और 11-12 के भी कुछ बेसिक जो कोर्सेज है, बेसिक टॉपिक्स है, उसके भी वीडियोस हैं। और जैसा कि रिस्पॉन्सेज आप लोगों का मिलता रहा है, उससे समझ में आता है कि वो वीडियोस आप लोगों के लिए यूजफुल भी है। तो ऐसा ही प्यार, स्नेह आप बनाए रखें, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। सर मैथमेटिक्स में पीएचडी करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पीएचडी, इसका यदि फुल फॉर्म समझने की कोशिश करें तो डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, अभी ये लेक्चर के दौरान हमने थोड़ी थोड़ी सी फिलॉसफी यूज की, छोटी छोटी सी बातें सब्जेक्ट को रिलेट करते हुए
थोड़ी थोड़ी सी फिलोसॉफी की बात की। और जो अभी हमने कहा गणित दर्शन, यूट्यूब चैनल का नाम है गणित दर्शन, मैथमेटिक्स एंड फिलोसॉफी। तो जब पीएचडी की बात करते हैं तो पीएचडी का फुल फॉर्म हो गया डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी। मास्टर ऑफ साइंस की जब बात कर रहे थे एमएससी, अब साइंस में एमएससी हो गया, कॉमर्स में एमकॉम हो गया, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स में एमए हो गया, मास्टर्स ऑफ आर्ट। तो पीजी लेवल तक के डिफरेंट डिफरेंट टाइटल है, एमएससी, एमकॉम, एमए। लेकिन जब आप इसको और डीप लेवल में पढ़ने जाते हैं तो फिर एक नाम आ जाता है पीएचडी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो 3 अलग अलग स्ट्रीम जब एक जगह जाकर मिल रही है तो यहां आपको किसी एक टॉपिक की डीप स्टडी करनी होती है। और ये जो डीप स्टडी है, ये डीप स्टडी आपको उसके रूट तक लेकर जाती है। तो यदि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आगे चलकर एमएससी के बाद आप किसी गाइड के अंडर वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डीप और डीप स्टडी करते जाते हैं, जो डेफिनेटली आपको फिलॉसफी से रिलेट करती है। ओरिजिन ऑफ सब्जेक्ट्स इज फ्रॉम फिलॉसफी। फिर उनके नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग स्ट्रीम में रखते गए। तो यदि आपको पीएचडी करना हो तो अभी से आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना जरूरी है। केवल सब्जेक्ट को एग्जाम ओरिएंटेड ना रखें। जो भी एंजॉयमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, जो जो आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं वो प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करते रहिए। और एमएससी के बाद पीएचडी के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी में यदि हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है पेट। वो एग्जाम पास होने के बाद उसका 1 साल का टाइम पीरियड होता है। वो 1 साल में आप अपने पसंद के गाइड से अप्रोच करके, आप तो गाइड बनाना चाहते हैं, अब वो गाइड के पास में भी स्पेस होनी चाहिए स्टूडेंट्स लेने की, उनके पास में भी लिमिटेशंस रहते हैं। एक गाइड के पास 8 सीट्स होती है, तो उनके पास में भी जगह होनी चाहिए आपको गाइड करने के लिए। तो इस तरह से वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, आपने देखा होगा बीएससी में स्टूडेंट्स 100 के नंबर में होते हैं, एमएससी में स्टूडेंट्स 20 के नंबर में हो गए। अब पीएचडी में स्टूडेंट्स एक गाइड के अंदर 8 होते हैं, 8 स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो उनको उतने अच्छे से गाइड कर पाते हैं और वो स्टूडेंट्स डीप और डीप पढ़ते हुए कुछ नए रिजल्ट्स या अपने इंटरप्रिटेशंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के निकाल पाते हैं। और वो जब आगे फॉरवर्ड होती है और जो भी उसकी प्रोसीजर होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोसीजर होती है, वो सब होने के बाद आपके वाइवा होते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करते हैं एक्सपर्ट कमेटी को, और फिर आपको डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी इन मैथमेटिक्स ये डिग्री प्रोवाइड की जाती है। उसका सफर 3 साल से लेकर 5 साल का होता है, मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 5 इयर्स आपको अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए लगता है। तो अभी के लिए इतना बैकग्राउंड सफिशिएंट होगा दीपाली? सर थैंक यू सर। सर मुझे पूछना था कि वो स्टेपन 3 ईयर के लिए रहता है कि 5 ईयर के लिए भी मिलता है? वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस पर, उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से जनरली वो स्टाइपेंड्स देते हैं। यदि आप उनके प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट स्टाइपेंड्स अलग होता है। और यदि आपने नेट जेआरएफ पास की है, नेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो वो जब तक कि आप वर्क कर रहे होते हैं तब तक कि आपको वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। ओके सर। और इसके लिए और डिटेल बात करने के लिए आपके साथ अवचार सर हैं ही आपके कॉलेज में। अवचार सर डेफिनेटली गाइड यू। सर गाइडर्स ढूंढने के लिए क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी सर? अभी तुम एमएससी पार्ट 1 में हो या सेकंड ईयर में हो या एमएससी हो गया है? सर एक्चुअली मेरी टेट एग्जाम क्लियर हो गई है अभी इस साल, तो Okay. मुझे गाइडर्स की मतलब हेल्प चाहिए। एक बार आपके यहाँ जो फैकल्टी है, अवचार सर है, पूर्ण सर है, एक बार उनसे पर्सनली मिलकर देखिए, जरूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए समय काफी हो रहा है तो अभी क्वेश्चन आंसर को रोका जाए। बोलने के लिए टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, बट बाकी की जो चीजें हैं उसको भी देखते हुए टाइम को देखना जरूरी हो जाएगा। यस सर। हम हिस्लप कॉलेज में 11 to 3 अवेलेबल होते हैं। यदि कभी कुछ इंटरेक्शन की बात हो तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। तो इसी के साथ हम यहाँ अपने आप को रोकते हैं और इतनी बातें गणित के लिए की, उसके लिए जय गणित जरूर बनता है। जय गणित, जय गणित। जय जय गणित, जय गणित। जय जय गणित। जय गणित। ओवर टू यू। थैंक यू।
Thank you very much, sir, for sharing such great information. I'm sure your knowledge shared today will definitely help and guide our young minds, encouraging them in not just the subject but also in life. Uh, like sir said, purpose is very essential for one to help make choice and progress in the field. So thank you, sir, for shining light on the subject and giving us valuable knowledge. So in all, I can sum up that it won't be wrong that maths just doesn't help make advances in the world, but also helps us learn in daily life to make us a better version of ourselves. Now I humbly request our coordinator, Dr. A.V. Avchar, sir, Vice Principal and Head of Mathematics Department, to kindly say a few words. Thank you, Dhanasri. Uh, our respected guest speaker, Dr. Agrawal sir, Head of the Departments, Hislop College, Convener of this program, Dr. Ultrani Madam, my colleagues, Dr. Poon sir, and my other teachers, students who joined this program. First of all, I pay my humble homage to the founder president, Dr. Punjab Rao as Bhavsai Deshmukh, who is founder president of Sri Shivaji Education Society Amravati. Today, it is great pleasure for me to have the great speaker, Dr. Agrawal sir, a well-known mathematician, who spoke on perspective of mathematics. You might have seen his project, the Ganit Darshan, under which he visited many more colleges to popularize the subject mathematics. He has a lot of contribution toward mathematics. Today, he explained the perspective of the mathematics and the way in which he explains the topics in the subjects is really a very which can be understood very easily and very interesting. In an interesting way, he explains the topics to the students, and the students get benefited to in all the guest lectures he conducted in every colleges. He emphasis on the learn mathematics to enjoy it and develop a habits of self-study. One more thing, he emphasizes on that one should not learn the subject only for examinations, but also learn the subject to enjoy and to obtain the good knowledge
for their futures. He also explains various career opportunities after post-graduations. I am really thankful Dr. Agrawal sir for Thank you, sir. giving us this your valuable times, and hope that our students will also get knowledge from you in future. Once again, I am thankful to Dr. Agrawal, and with this word, I end my two words. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir.